स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकें डेटा की। डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम प्रॉपरली मॉडल कर सकें। हमने एक टेक्निक तो पढ़ ली, ER मॉडलिंग, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, जिसमें हमने जो है देखा कि किस तरीके से हम डेटाबेस के मेन एंटिटीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, लेकिन जब हम एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू, उसके बाद उसको जो है मॉडल करना है रिलेशंस की फॉर्म में। उसमें अगर आप जो है प्रॉपरली मॉडल ना करें तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी एनॉमलीज आ जाती हैं। उन एनॉमलीज को ख़त्म करने के लिए हम जो है नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप जो है डेटाबेस को डिकम्पोज करते हैं छोटे छोटे रिलेशंस के अंदर, और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करेंगे आज इंशाल्लाह हम, और हम देखेंगे किस तरीके से इंसर्शन एनॉमलीज, डिलीशन एनॉमलीज, अपडेशन एनॉमलीज को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एनॉमलीज नहीं होंगे, जब हम डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर देंगे तो ये एनॉमलीज ख़त्म हो जाएंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन से मुराद यहाँ पे टेबल है, डेटाबेस के टेबल्स। उन टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे या कॉलम्स होंगे जो कि किसी भी इंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये कम से कम डेटा चाहिए होगा। इन एट्रीब्यूट्स के बीच में कोई ख़ास बात होगी, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप होगा जिस वजह से उनको जो है एक साथ जो है हमने रखा है। और हमें मिनिमल रिडंडेंसी रखनी होगी, ऐसा ना हो कि एक एट्रीब्यूट जो है एक से ज़्यादा बार रिप्रेजेंट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है डेट ऑफ बर्थ रख लिया है तो एज रखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सेप्शन आती है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं डेटाबेस को, दो रिलेशनशिप को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो दोनों रिलेशन के अंदर जो है एक कॉलम कॉमन होना ज़रूरी है जिसकी बेस पे आप ज्वाइंस लगाते हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी जो है आपके पास स्टूडेंट के टेबल में भी होगा और स्टूडेंट डिटेल्स के टेबल में भी हो सकता है, तो आप जो है इनके बीच में ज्वाइन लगा रहे होंगे। हाउ नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज टू सपोर्ट डेटाबेस डिज़ाइन। तो आप के पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो आप यूज़र से डेटा ले रहे होगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, रिपोर्ट्स हैं, फॉर्म्स बने हुए हैं। उसके अलावा दीगर सोर्सेज से आप जो है डेटा लोगे। उस डेटा को लेते हुए आप जो है ER मॉडलिंग के थ्रू आप रिलेशनशिप फाइंड करोगे और उसको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हुए आप उस डेटाबेस को डिकम्पोज करोगे बहुत सारे रिलेशनशिप्स के अंदर। ये टॉप डाउन अप्रोच भी हो सकती है और बॉटम अप अप्रोच भी हो सकती है। यानी आप जो है पहले रिलेशनशिप बना लो, एक तरीका तो ये है, और उसको जो है वैलिडेट कर लो। ठीक है, या बनाते हुए ही वैलिडेट करते रहो।
डेटा रिडंडेंसी एंड अपडेशन एनोमलीज। एनोमलीज क्या होती हैं? अ मेजर एम ऑफ रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन इज टू ग्रुप एट्रीब्यूट्स इनटू रिलेशंस टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। तो अगर आप जो है डेटाबेस में अपडेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अपडेशन करते हुए एनोमली नहीं होनी चाहिए। अपडेशन एनोमलीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। एनोमली से क्या मुराद है? एक एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास एक रिलेशन है स्टाफ का, जिसमें हमने स्टाफ की डिटेल स्टोर कर ली, स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर, और एक ब्रांच का रिलेशनशिप है जिसमें ब्रांच नंबर और ब्रांच एड्रेस है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से एक टेबल बनाए, स्टाफ और ब्रांच की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल स्टाफ नंबर SL21 जो है ये कौन सी ब्रांच में है? B005 में है, जिसका एड्रेस जो है डियर रेड लंदन है, ठीक है। SG37 है, उसकी एक ब्रांच है, SG14 है, उसकी एक ब्रांच है, SA9 है, उसकी एक ब्रांच है, SG5 है, उसकी एक ब्रांच है, SL41 है, उसकी एक ब्रांच है। अब लेट सपोज एक प्रॉब्लम होती है, ये एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है जब ब्रांच B005 जो है ये ऑफिस पूरा शिफ्ट हो जाता है लंदन से, लेट सपोज न्यूयॉर्क में ये ब्रांच शिफ्ट हो जाती है, तो आपको कितनी जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा? अगर आप इस तरीके से डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, तो आपने अगर अपडेट करना है B005 की ब्रांच का एड्रेस, तो आपको एक और दो जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा। B003 का अगर ब्रांच चेंज होता है तो आपको 3 जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ब्रांच एड्रेस चेंज होता है 3 जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सही अप्रोच नहीं है, आपको लॉजिकली एक ही जगह पे अपडेट करना चाहिए, ब्रांच एक ही है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डिकम्पोज करके इस तरीके से रिलेशनशिप को स्टोर करना चाहिए, वरना जो है ये एनॉमली एग्जिस्ट करेगी। अपडेशन एनॉमली कहलाएगी कि आपको जो एक अपडेट के लिए कई जगहों पे अपडेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड अपडेशन एनॉमली, ठीक है। क्योंकि हमने जो है अगर ब्रांच जो है अपडेट करना है तो हमें कई जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा। ब्रांच की इंफॉर्मेशन कई रॉज में पड़ी हुई है, कई रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई है, एक ही ब्रांच की इंफॉर्मेशन। ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लॉजिकल तरीका क्या है, इसको ब्रेक करके आप दो रिलेशनशिप्स में रखें, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी भी नए स्टाफ की इंफॉर्मेशन मुझे डालनी हो, मिसाल के तौर पर S002 है, ठीक है, S002 एक और स्टाफ आया, उसकी ब्रांच B005 है, तो मुझे पूरी ब्रांच की डिटेल पूरी डालनी पड़ेगी। हालांकि ब्रांच की डिटेल मुझे नहीं डालनी चाहिए, ब्रांच का नंबर डाल दूं काफ़ी है, ब्रांच की डिटेल वहां से मिल जाएगी दूसरे टेबल से। तो ये इंसर्शन एनॉमली है, इंसर्ट करते हुए ब्रांच की भी पूरी डिटेल डालनी पड़ रही है, स्टाफ की डिटेल इंसर्ट करते हुए, ये इंसर्शन एनॉमली है, ठीक है। इसी तरीके से डिलीशन एनॉमली भी है। डिलीशन एनॉमली क्या है, अगर मैं SL21 को डिलीट कर दूं और SL41 को डिलीट कर दूं, तो ब्रांच की डिटेल भी उड़ जाएंगी, फिर ब्रांच मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी B005 की ब्रांच ही नहीं रहेगी मेरे पास। मुझे मालूम करना हो मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो मैं ब्रांच की इंफॉर्मेशन उठा ही नहीं सकूंगा। अगर मैंने जो है उस ब्रांच से रिलेटेड स्टाफ को डिलीट कर दिया तो मेरे पास ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी चले जाएगी। तो दैट इज डिलीशन एनॉमली।
अपडेशन एनॉमली या मॉडिफिकेशन एनॉमली तो हम देख ही चुके हैं कि अगर जो है किसी ब्रांच की कोई इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़े, हमें चेंज करना पड़े, तो हमें पूरी टपल को चेंज करना पड़ेगा, हर जगह पे जाके ब्रांच को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, टेबल को डिकम्पोज करेंगे, हम रिलेशंस को डिकम्पोज करके प्रॉपरली स्टोर करेंगे और फिर इसके बीच में ज्वाइन हम लगा सकें। दी लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट any instance of the original relation can be identified from the corresponding instances in the smaller relation। पहली बात तो ये कि ज्वाइन जो है लॉसलेस होना चाहिए, कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, और उसमें एक रिलेशन में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन हो कि एक टेबल की प्राइमरी की जो है दूसरे टेबल में फॉरेन की हो, ताकि जो है इनको प्रॉपरली ज्वाइन किया जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व किया जा सके। अगर कोई ओरिजिनल रिलेशन पे कंस्ट्रेंट लगाया था, वो कंस्ट्रेंट लॉस ना हो, वो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर सकते हो। तो हमने ये कुछ इनॉमलीज का तस्करा कर लिया कि इनॉमलीज एग्जिस्ट करती हैं रिलेशनशिप को अगर प्रॉपरली मॉडल ना किया जाए। इन इनॉमलीज को ख़त्म करने का तरीका क्या है, अब हम बात करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी की। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, अगर किसी रिलेशन में या किसी टेबल में दो कॉलम है और ए इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन बी, अगर ए के करस्पॉन्डिंग बी की सिर्फ एक ही वैल्यू हो, so if we know the value of A and we examine the relation, we find only one value of B। यानी अगर मुझे A की वैल्यू पता है तो मैं B के तमाम रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकता हूँ, B की पूरी रिकॉर्ड को, B की पूरी डिटेल को मैं निकाल सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल स्टाफ नंबर से मैं पोजीशन मालूम कर सकता हूँ। मेरे पास स्टाफ नंबर S001 है, उसकी मदद से जो है मैं मालूम कर सकता हूँ कि इस स्टाफ की क्या पोजीशन है। तो स्टाफ नंबर फंक्शनली डिटरमाइंस पोजीशन, लेकिन पोजीशन से मैं स्टाफ नंबर नहीं मालूम कर सकता। ठीक है, एक पोजीशन के अगेंस्ट बहुत सारे स्टाफ होंगे, मैं नहीं मालूम कर सकता। एक स्टाफ के तो एक ही पोजीशन होगी, मैं स्टाफ नंबर डालूं, पोजीशन मालूम कर सकता हूँ इस स्टाफ की कौन सी पोजीशन है, लेकिन पोजीशन से फंक्शनली डिटरमिन नहीं कर सकता मैं कि स्टाफ कौन सी है। एक पोजीशन पे कई स्टाफ हो सकते हैं, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, इसकी मदद से मैं मालूम कर सकता हूँ स्टूडेंट की सीजीपीए। स्टूडेंट आईडी और नेम पता है, लेकिन क्या मैं स्टूडेंट नेम को हटा नहीं सकता? अगर मैं स्टूडेंट नेम को हटा दूं, सिर्फ स्टूडेंट आईडी से भी मैं मालूम कर सकता हूं कि उसकी सीजीपीए क्या है। तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी कि मैं उसके सब एट्रीब्यूट्स, कोई ऐसे फालतू एट्रीब्यूट्स नहीं है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं है जिसको हटाया जा सकता हो। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम में ला रहा हूं तो मैं पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है,
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव का मतलब तो आपको पता है, ए इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग बी एंड बी इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग सी। अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है फंक्शनली और बी सी को कर रहा है, तो फिर ए और सी जो है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टाफ नंबर से मैं ब्रांच नंबर निकाल सकता हूँ और ब्रांच नंबर से मैं ब्रांच एड्रेस निकाल सकता हूँ। तो स्टाफ नंबर और ब्रांच एड्रेस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो स्टाफ नंबर से मैं ब्रांच एड्रेस निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्टाफ नंबर से मैं ब्रांच नंबर निकाल सकता हूँ, ब्रांच नंबर निकल जाएगा तो मैं ब्रांच एड्रेस मालूम कर सकता हूँ। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिफाइंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी, this type of information may be provided by the enterprise in the form of discussions। इंटरप्राइज के साथ डिस्कशन करके आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सी जो एट्रीब्यूट है जो कि फंक्शनली डिटरमाइन करती है दूसरी एट्रीब्यूट को। आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और अगर ये तमाम इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बंदा अवेलेबल नहीं है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकें, या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, तो आपको फिर कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि इनके बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो स्टाफ नंबर जो है उसकी मदद से आप स्टाफ नेम, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर, ब्रांच एड्रेस मालूम कर सकते हैं। ब्रांच नंबर से ब्रांच एड्रेस मालूम कर सकते हैं, ब्रांच एड्रेस से ब्रांच नंबर मालूम कर सकते हैं, ब्रांच नंबर और पोजीशन से आप सैलरी मालूम कर सकते हैं, ब्रांच एड्रेस और पोजीशन से आप सैलरी मालूम कर सकते हैं स्टाफ की। ठीक है, ये एक एग्जांपल और दी गई है। हमें पता है कि अगर ए हमें मालूम है, तो ए से जो है हम सी को फंक्शनली डिटरमिन कर सकते हैं और सी से ए को फंक्शनली डिटरमिन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए, अगर कैपिटल ए में ए मौजूद है तो उसके करस्पॉन्डिंग सी में जेड मौजूद है, ए से जेड और जेड से ए, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इसी तरीके से बी और डी के बीच में भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हम डेटा देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि कौन सा एट्रीब्यूट किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी से कि हमें प्राइमरी की पता चल जाती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ यूनिक है। मिसाल के तौर पर तो हमें जो है प्राइमरी की पता चल जाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से। अब आते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ। नॉर्मलाइजेशन में ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कंसीडर किया जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज रिलेशंस or decompose a database into different relations। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तीन नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो कि हमें कंसीडर करनी होंगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वेरी सिंपल, कि a relation in which the intersection of each row and each column contains only one attribute, only one value। तो मिसाल के तौर पर
क्लाइंट नंबर CR76 है, उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, PG4 और PG16, और हर प्रॉपर्टी के एड्रेस हैं। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने जो है इस रॉ में जो है प्रॉपर्टी एड्रेस और प्रॉपर्टी नंबर की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। इसको रिमूव करने का पहला तरीका क्या है, आप जो है इसको दो रॉ में स्प्लिट कर दें, ठीक है, बाय entering appropriate data in the empty columns of rows containing the repeating data। आप जो है empty columns में वैल्यूज डाल दें, या एक रिलेशनशिप और बना दें, एक अलग से टेबल बना दें, ये भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट काम तो आप ये करें कि इसको अलग अलग रॉज में स्प्लिट कर दें, या इसको एक अलग से टेबल बना के प्रॉपर्टी नंबर के अगेंस्ट प्रॉपर्टी एड्रेस डाल दें, एक अलग से टेबल बना दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बात करती है। आपके पास एक प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर प्राइमरी की का एक ही एट्रीब्यूट है तो वो ऑलरेडी जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अगर प्राइमरी की में दो एट्रीब्यूट्स हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या प्राइमरी की को हम जो है उसमें से किसी एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं। तो उस एट्रीब्यूट को रिमूव कर दें, ताकि तमाम रिलेशनशिप जो है उसमें प्राइमरी की जो है वो फुली फंक्शनली डिटरमिन कर रहा हो बाकी एट्रीब्यूट्स को। तो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर की मदद से आप रेंट स्टार्ट रेंट फिनिश मालूम कर सकते हैं। क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नेम मालूम किया जा सकता है, प्रॉपर्टी नंबर से प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट, ओनर नेम वगैरह मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट और क्लाइंट नेम, इसको आप एक टेबल बना दें, रेंटल का एक टेबल बना दें, प्रॉपर्टी ओनर का एक टेबल बना दें। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अगर आपने किसी रिलेशनशिप को जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ गए, उसके बावजूद भी कुछ चांसेस हैं कि कुछ जो है एनॉमलीज एग्जिस्ट कर रही हो। मिसाल के तौर पर, अगर मैं यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी के ओनर को मैंने अपडेट करना है, ओनर नंबर C093 है, उसका नाम गलत डाल दिया था मैंने, नाम ठीक करना है, टोनी शॉ की जगह कुछ और डालनी है। तो मुझे कितनी जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा? दो जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं इसको तोड़ दूं, क्योंकि ये ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। टोनी शॉ डिपेंड कर रहा है ओनर के ऊपर और ओनर प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर जहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हमें ख़त्म करना होगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करने का तरीका क्या है? आप एक टेबल और बना दें। तो नो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। प्राइमरी की पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना आ रही हो, अगर आ रही है तो आप एक टेबल और बना लें। ओनर नंबर को अलग कर दिया आपने, ओनर नंबर और ओनर नेम को अलग कर दिया, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी हमने ख़त्म कर दी। तो इस तरीके से रिलेशनशिप जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ओनर का एक अलग टेबल बना लिया, तो दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म।
जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म कर दी। तो अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये है कि एक सेल के अंदर एक वैल्यू आ रही हो, एक से ज्यादा वैल्यू ना आ रही हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? प्राइमरी की हो, प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी हो। ऐसा ना हो कि प्राइमरी की के अंदर जो है कुछ कॉलम्स ऐसे आ रहे हो जो कि रिपीट हो रहे हो, तो आप उसको हटाना पड़ेगा। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको हटाना पड़ेगा। और फिर थर्ड जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा। तो जनरल डेफिनेशंस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके ताकि अपडेशन एनॉमलीज को अवॉइड किया जा सके। अभी तो हमने सिर्फ प्राइमरी की बात की है, लेकिन जो है इसके अलावा भी पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें और भी नॉर्मल फॉर्म्स आती हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं।